नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, आपको पाठ 2 कैसा लगा? गरम जामुन। गरम जामुन में क्या शिक्षा मिली बच्चों आपको? आपको यह शिक्षा मिली कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो या आप बहुत बड़े आदमी हो, मतलब उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हो, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। आपको हमेशा किसी न किसी से सीखते रहना है। इस पाठ में भी यह दिखाया गया है कि एक छोटा सा बालक भी अपनी वाक्य चातुर्य से इतनी बड़ी विद्वत, क्या थी वो, विदुषी थी ना, ओवैयार, उसको भी उसने क्या किया, हरा दिया। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे कोई चाहे कितना भी छोटा हो या कोई इलिटरेट भी व्यक्ति है, लेकिन क्या है, अशिक्षित व्यक्ति भी हमें बहुत कुछ सिखा जा सकता है अपने ज्ञान के आधार पर। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत बड़े आदमी हैं तो हमें को सब कुछ आता है। हमें हमेशा निरंतर सीखते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आज हम एक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ 3, जिसका शीर्षक है कैसा पुरस्कार। कैसा पुरस्कार। पुरस्कार समझते हो बच्चों? पुरस्कार आपको मिलता है ना स्कूल में, विद्यालय में प्राइज समझते हो। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको विद्यालय में क्या होता है, उससे आपको पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कभी आप खेल कूद है या डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे को क्लास्टिक चीज़ें हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, भाग लेते हैं और आप प्रथम या द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है, वहाँ पे आपको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रधानाचार्य आपको पुरस्कार देती हैं और आपको इससे क्या होता है, बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरह से यहाँ भी क्या है, पाठ है जिसका नाम है कैसा पुरस्कार। कैसा पुरस्कार, इसमें क्या है, इस पुरस्कार शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पाठ में दिखाया गया है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, मुख्य पात्र हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और उनके बचपन की ही ये एक कहानी है, मतलब घटना है, इंसिडेंट। ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो घटना है, इसमें बताया जा रहा है कि उनको पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया। क्यों किया, वो हम पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि पुरस्कार किसे कहते हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हो कि पुरस्कार क्या है। तो आगे हम पाठ की ओर चलते हैं। इसमें 2 पात्र मुख्य हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और अध्यापक। ठीक है, इसके अलावा उसके कुछ सहपाठी छात्रगण हैं, क्लास में कक्षा में रहते हैं ना सहपाठी, वो लोग हैं। और उसका एक भाई है, बिग ब्रदर, बड़ा भाई, भैया जिसको कहते हैं, वह भी है। एक छोटा सा इंसिडेंट इसमें दिखा रहा है, उसमें वह भी है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्यों पुरस्कार लेने से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो बच्चों हम पाठ शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ है पेज नंबर 22, 22। ठीक है, 22 पाठ निकालो, पेज नंबर 22 निकालो बच्चों। ठीक है, पाठ 3, कैसा पुरस्कार। सभी बच्चे ओपन करो बुक। ओके, और मैं पढ़ा रही हूँ, इसको ध्यान से देखो, सुनो, पाठ को देखो, और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से क्या करना है, सुनना है। ठीक है, तभी आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो मैं पाठ शुरू करती हूँ। कैसा पुरस्कार। अध्यापक जी गणित का सवाल समझा रहे थे। गोपाल कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहा था। छुट्टी होने वाली थी। बच्चे घर जाने की जल्दी में थे, इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था। तभी अध्यापक जी ने कहा, ये 10 प्रश्न गृह कार्य के लिए है। मैं सोमवार को सबकी कापियां देखूंगा। सब प्रश्न सही सही हल करके लाना। गोपाल घर पहुंचा, खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया। उसने जल्दी ही 8 प्रश्न हल कर लिए। 9वें प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा।
और 10वां तो निकला ही नहीं। गोपाल ने बहुत कोशिश की, फिर हार कर उसे छोड़ दिया। उसने सोचा, यह प्रश्न अध्यापक जी से ही समझ लूंगा। इसमें गोपाल कृष्ण जो है कक्षा में बैठा हुआ है और अध्यापक जी गणित मतलब मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्या था, वो लास्ट पीरियड था तो बच्चे घर जाने की जल्दी में थे, उनका ध्यान था ही नहीं पढ़ाई में। ठीक है, लेकिन अध्यापक जी ने कहा कि ये सारे प्रश्न जो 10 प्रश्न हम दे रहे हैं, इस सभी को आपको क्या करना है, सॉल्व करके हल करके लाना है। सोमवार को मैं सबका क्या करूँगा, सबकी कॉपियाँ देखूंगा। गोपाल जल्दी से घर गया, खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया। 8 प्रश्न मतलब 8 प्रश्न तो उसने हल कर लिए। 9वां प्रश्न जो था, 9th प्रश्न, उसको हल करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन 10th नंबर जो है 10वां नंबर को वो नहीं सॉल्व कर पाया। तो वह सोचने लगा, चलो मैं सोमवार को अपने अध्यापक जी से ही समझ लूँगा। इसके बाद दूसरे दिन रविवार था। गोपाल के चचेरे भाई उसके घर आए। वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। गोपाल ने उनसे प्रश्न समझाने को कहा। भाई ने तुरंत उसे हल कर दिया। गोपाल ने कॉपी पर उतार लिया, पर समझा नहीं, क्योंकि भाई के पास समझाने का समय न था। सोमवार को अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि कौन कौन प्रश्न करके लाया है। कापियां देखी, केवल गोपाल ने ही अपना हाथ उठाया। उसने सब सवाल किए थे और सभी ठीक थे। अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी। वे बोले, गोपाल के लिए सब तालियां बजाएं। गोपाल, यह लो अपना पुरस्कार। संडे था, नेक्स्ट डे रविवार था, तो उसके घर में उसके कजन, चचेरे मतलब भाई, पिता के भाई का लड़का, ठीक है, चचेरे भाई उसके घर में आए। वे बड़े थे, अपने कक्षा में भी ऊंची कक्षा में पढ़ते थे। तो भाई जो था, बड़ा भैया, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। 10वां प्रश्न क्या है उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन उसने समझाया नहीं कि कैसे कैसे क्या हुआ। जब सोमवार को अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि किसने किसने सभी प्रश्न को हल करके लाया है, तो वहाँ पे सिर्फ गोपाल ही अपना हाथ उठाया और उसने देखा, अध्यापक जी देखे कि उसके सारे सवाल जो हैं, सबके आंसर जो है, उत्तर सब सही थे। बहुत खुश हुए अध्यापक जी और उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी। यह एक मुहावरा है, पीठ ठोकी मतलब शाबाशी देना। और उन्होंने कहा, गोपाल के लिए सब लोग तालियां बजाओ, फिर उसे एक पुरस्कार देते हैं। यह लो अपना पुरस्कार, गोपाल को वो कहते हैं। गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। वह बोला, गुरुजी, मुझे यह इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं। मैंने एक प्रश्न स्वयं नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। मैंने तो उसे केवल कॉपी पर उतारा ही है, ठीक से समझा भी नहीं। सच कहता हूँ, मैं अब भी यह प्रश्न हल नहीं कर सकता। इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रह गए। वे बोले, गोपाल, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा है। अब यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। यहाँ पे क्या होता है, गोपाल पुरस्कार नहीं लेता है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने 10वां प्रश्न खुद नहीं हल किया है और अभी भी मैं नहीं कर सकता हूँ। यह कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दृष्टि नीचे मतलब माथा नीचे करके खड़ा हो जाता है। यह सुनकर अध्यापक जी दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि कितना ईमानदार बच्चा है। वो कहते हैं कि नहीं, यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा ही है और यह पुरस्कार मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ। सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था।
पिता कृष्णराव गोखले तथा माता सत्यभामा बाई ने बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। माँ रात दिन पौराणिक कहानियां सुनाती तो पिता वीर देशभक्तों के किस्से। बालक गोपाल सब किस्से कहानियां ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 9 मई 1866, जिसको मैंने 9 मई 1966 कहा हिंदी में। और ये क्या थे? इसकी माँ जो थी वो बहुत बड़ी भक्त थी पुराने कहानियों की, और उसके पिता जो थे वो क्या थे? बहुत बड़े देशभक्त थे। ठीक है ना? वीर देशभक्तों के कहानी वो सुनाते थे और माँ भी सुनाती थी। इस तरह से वो ध्यानपूर्वक सब कहानियां सुनते थे। यही गोपाल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, अनेक पत्र और निःशुल्क लेख लिखे। 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया। उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और जो अंग्रेज अत्याचार करते थे उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। जब वो सभा में भाषण देते थे ना, तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है? गोखले की भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रही। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए। गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था। यहाँ पे क्या होता था, उस समय हमारे देश के लोग बहुत गरीब थे और उसे देखकर गोपाल जी को बहुत दुख होता था। वो देखते थे वे कि जो अंग्रेज अफसर लोग हैं बहुत ही विलासिता में रहते थे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सब करते थे। और ये सब खर्चे जो हैं वे क्या करते थे, सरकारी जो बजट होते हैं उनसे लेकर करते थे। और इसका विरोध उन्होंने किया। और ये विरोध करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वे क्या है, इंग्लैंड गए 1896 को और बहुत निर्भीक होकर उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें कही। बोले कि ये सब चीज़ें हमारे देश के लोगों के स्वस्थ मतलब शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए ये पैसे खर्च कर रहे हैं। इस तरह से किसी का भी साहस नहीं था, लेकिन वे क्या थे, निडर थे, बहुत साहसी थे। गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। एक बार गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा के साहित्य को मूल रूप में पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे अपने नाई से ही बांग्ला भाषा सीखने लगे। सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते थे और स्वयं जमीन पर बैठते। 2-3 दिन तो पत्नी देखते रही, फिर बोली, इतने बड़े आदमी होकर आप नाई के पैरों में बैठते हैं, क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वे सभी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को समान भाव से देखते थे। उनको एक बार मन में इच्छा हुई कि वो बांग्ला सीखे, बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। तो उसका जो नाई था उसको बांग्ला आता था,
तो उससे ही वो सोचे चलो क्यों ना हम इसी से सीख लें। इसलिए वो क्या करते थे, जब वो नाई उसको उनको सिखाता था बंगला, तो उसे वो मेज पर ऊपर बैठाते थे और खुद वो नीचे बैठ जाते थे। 2-3 दिन तक उन्होंने देखा, पत्नी उनकी देखी और फिर बोली कि आप नाई के सामने इतने बड़े आदमी होकर भी नीचे बैठते हो, क्या बात है, आपको शर्म नहीं आती है, संकोच महसूस नहीं होता है? तब वो बोलते हैं गोखले जी, गोखले बोले, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है। गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं। ऐसे उच्च विचार थे गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बुद्धिमान थे। महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। वे समय समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे। गोखले जी यहाँ पे अपनी पत्नी से कहते हैं, जो सिखाता है वो ऊपर होता है और सीखने वाला नीचे होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे गुरु हैं, वो सिखा रहे हैं। और वो बहुत ईमानदार थे और बुद्धिमान थे। तो महात्मा जी भी क्या है, महात्मा गांधी जी जानते हैं ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, वे क्या करते थे, उनके जोशीले और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित थे और उसे अपना राजनैतिक गुरु भी मानते थे और समय समय पर उनसे सजेशन भी लेते थे। तो इस पाठ में आपने क्या सीखा बच्चों, कि हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो देशभक्त होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, साहसी और बुद्धिमान भी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अपना समाज और देश का विकास कर सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो कुछ मौखिक प्रश्न है यहाँ पे, शब्दार्थ भी है बच्चों, 24 पेज में है। स्वाभिमान, स्वाभिमान का अर्थ है आत्मसम्मान। सेनानी, सैनिक, सोल्जर। निःशुल्क, बिना पैसे लिए कोई काम करता है तो बोलते हैं निःशुल्क सेवा की। ठीक है। प्रभावशाली, इफेक्टिव, असर डालने वाला। कचोटना मतलब अच्छा नहीं लगना, अखरना। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है खिलाफ, अगेंस्ट। श्रद्धा, आदर करना, रिस्पेक्ट करना। ठीक है। न्यायप्रियता मतलब न्याय करना, जजमेंट करना, अच्छी बात, कभी भी गलत बात में ये अन्याय नहीं करना, न्याय करना। ठीक है, सही करना, यही हुआ इसका मतलब। पीठ ठोकी मैंने अभी बताया, शाबाशी देना, पढ़ाते पढ़ाते आपको मैंने बताया था। कुछ मौखिक प्रश्न है बच्चों। अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी जो 10 प्रश्न है उसको हल करके लाना, मैं सबकी कॉपियां सोमवार को देखूंगा। अध्यापक ने गोपाल की पीठ क्यों ठोकी? क्योंकि गोपाल ने सारे सवाल का हल करके लाया था। ठीक है। गोपाल ने बचपन में माता पिता से क्या सीखा? माता पिता से वे बहादुरी, निर्भीकता, बुद्धिमानी, देशभक्ति सीखी। ठीक है। इस तरह से कुछ मौखिक प्रश्न हैं। लिखित प्रश्न हम पाठ में जब हम लिखेंगे तब आपको बताएंगे। कुछ भाषा ज्ञान है। समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द का मतलब समान अर्थ, एक दो शब्द है जिनके अर्थ जो है समान होते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो। समानार्थक शब्द साहस, साहस का एक और अर्थ क्या है? हिम्मत। पुरस्कार, इनाम। कचहरी, न्यायालय। गर्व, अभिमान। बुद्धिमान, समझदार। प्रसन्न, खुश। इस तरह से समानार्थक शब्द भी है इसमें, जो पुस्तक में है, आप पुस्तक में करेंगे बच्चों। ठीक है। और भी कुछ शब्द हैं जो कंप्लीट करना है सेंटेंस, उसे भी हम पुस्तक में करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।